नमस्कार विद्यार्थियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामस्वरूप खोकर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय न्यायिक इतिहास का एक ऐसा केस जिसने ये साबित कर दिया था कि संविधान ही सर्वोपरि है। एक केस जो भारतीय न्यायिक और संवैधानिक इतिहास में बहुत उथल पुथल मचा देने वाला केस था। बात करें इस केस के कुछ एक फैक्ट्स की तो लगभग 68 दिन तक इस केस की सुनवाई चलती है। 100 से ज्यादा केस इसको साइडलाइन किए जाते हैं इसको सुनने के लिए। और तो और अगर अपन बात करें तो लगभग 70 से ज्यादा देशों के संविधान का एनालिसिस किया जाता है। उससे बड़ी बात, भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच जिसमें 13 न्यायाधीशों को शामिल किया गया, उसका निर्माण भी इसी केस में किया गया। इस केस को लड़ने वाला वकील जिसने अपने कैरियर की शुरुआत सरकार के खिलाफ केस लड़ने से की और कैरियर का समापन भी सरकार के विरुद्ध केस लड़ने के साथ ही किया। आइए हम बात करते हैं भारतीय न्यायिक इतिहास का एक बहुत रोचक केस, केशवानंद भारती बनाम केरल, राज्य 1973। साथियों, केस को समझने के लिए हमें पहले इससे 4 से 5 पार्ट में हमें इसको डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, जिन संत की आपको फोटो दिखाई दे रही है वो केशवानंद भारती ही है। हमें इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना होगा। पृष्ठभूमि के बाद में अपन बात करेंगे कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स की, या कुछ एक ऐसे एक संवैधानिक तथ्य या संविधान के कुछ एक आर्टिकल और शेड्यूल्स जिनके बारे में हमें बारी बारी में मैं जिनको यूज करूंगा उनके बारे में। फिर मैं बात करूंगा आपसे केशवानंद भारती के पूरे घटनाक्रम की कि किस तरीके से ये घटनाक्रम घटित होता है। और उसके बाद में अपन बात करेंगे इस केस के फैसले की, एक ऐतिहासिक फैसला आता है। और उसके बाद में अपन बात कर लेंगे कुछ एक अदर फैक्ट्स की। आज 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। पहली बात, इस दिन केशवानंद भारती केस का फैसला सामने आया था। दूसरी बात, क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म इसी दिन हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को कानूनी मान्यता दी गई थी। और भारत के प्रखर राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि भी 24 अप्रैल को ही आती है। एक एक करके हम लोग टू द पॉइंट चलने का प्रयास करेंगे। मैंने कुछ एक चित्र जो हमें इस केस को समझने में सहायक सिद्ध होंगे, हमारे लिए सहायक साबित होंगे, उनको मैंने संकलित किया है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी अपन बात करते रहेंगे और उसके बाद में अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके कैसे कैसे क्या कुछ होता है। देखिए, यहां से अपन बात शुरू करते हैं। हमें जिस वाद के बारे में पढ़ना है यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये जो मामला है ये मामला है 1973 का। अपन सबसे पहले बात करेंगे केस की पृष्ठभूमि के बारे में कि आखिर इस केस की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। उसके बाद में अपन लोग बात करेंगे कुछ एक संवैधानिक तथ्यों की कि कौन कौन से संवैधानिक तथ्य हमें यहां पर सामने देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा इस केस के प्रमुख घटनाक्रम की, और घटनाक्रम के बाद में सेकंड लास्ट में आपसे बात करूंगा इस केस का फैसला क्या आता है उसके बारे में। और इन द एंड लास्ट में अपन अगर कुछ एक और फैक्ट बचते हैं, अगर कोई अदर फैक्ट बचते हैं तो अदर फैक्ट्स के बारे में भी अपन चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, बिना वक्त गंवाए हुए मैं टू द पॉइंट चलने का प्रयास करता हूं। साथियों, हमें इस केस को समझने के लिए सबसे पहले जाना होगा गुलाम भारत में। गुलाम भारत की अगर हम स्थिति देखें तो भारत की जो उपजाऊ जमीनें थी, जो कृषि योग्य भूभाग था, ये एक बहुत कम या कुछ परसेंटेज लोगों के पास अधिकाधिक जमीनें हुआ करती थी। अगर आप सरल शब्दों में समझे तो जो जमींदार या जागीरदार वर्ग हुआ करता था उसके पास सैकड़ों, हजारों एकड़, हेक्टेयर वगैरह ऐसे करके जमीनें होती थी। अधिकांश जो जनता का भूभाग है या जो जनता है वो जनता भूमिहीन हुआ करती थी, और कुछ जो लोग थे उनके पास जमीन का अधिकतर हिस्सा हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है।
आजाद भारत के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का शासन प्रशासन चलाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाता है। और जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही लोगों के पास कानून का एक ऐसा पुलिंदा सामने रखा जाता है जिसके आधार पर लोग ये बात रख सकें कि हमारा देश या हमें इन अधिकारों को हमें प्रदान किए गए। अब ध्यान रखिए, इस समय अपना जो भारत है, ये भारत दो प्रकार की असमानताओं से जूझ रहा था। एक शैक्षिक समानता, शैक्षिक असमानता, और दूसरी आर्थिक असमानता। हमारा जो केशवानंद भारती केस बनता है, ये इसी आर्थिक असमानता का एक परिणाम है। समझते हैं पहले अपन कुछ एक संवैधानिक तथ्यों के आधार पर कि कैसे कैसे करके क्या होता है। साथियों, हमें इस केस को समझने के लिए भारतीय संविधान के 3 भाग काम में लेने चाहिए। भाग 3, भाग 4 और एक आता है भाग 20। भाग जो 3 है, भाग 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में हमें नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 20 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए एक आर्टिकल मिलता है और यह आर्टिकल है 368। मैं इधर से बातें शुरू करता हूं। भारतीय संविधान का भाग 20 जिसमें अनुच्छेद 368 है, यह अनुच्छेद 368 का पार्ट ए और पार्ट बी, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें सरकार को संविधान में संशोधन करने की अनुमति देती है। अब अपन इधर बात करते हैं। इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार यहां से प्रयास करती है। पहले हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। हमारे संविधान में हमें समानता, राइट टू इक्विलिटी के लिए एक आर्टिकल मिलता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसी के दौरान हमें मिलता है एक अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 बात करता है शिक्षा की समानता की, राइट टू इक्विलिटी ऑफ एजुकेशन की। वहीं अगर अपन बात करें नीति निर्देशक तत्वों में हमें एक अनुच्छेद 46 मिलता है और आर्टिकल 46 ये कहता है कि ये राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग जो है, इस पिछड़े वर्ग की शैक्षिक समानता के लिए प्रयास करें। फिर समझिए, ये तो बात हुई शैक्षिक समानता के बारे में। अब मैं आपसे बात करता हूं आर्थिक समानता के बारे में। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 19(1)(f) और दूसरा एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 31। ये जो दोनों आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये आपको संपत्ति का अधिकार देते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो संपत्ति है वो आप ही की है। पहली बात। दूसरी बात, यहां से हमें एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि आपके अगर इन संवैधानिक जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों का कहीं पर भी अगर हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप कोर्ट का दरवाजा जाकर खटखटा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। बात क्लियर? दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्वों में हमें एक अनुच्छेद मिलता है अनुच्छेद 39(b) और 39(c). अनुच्छेद 39(b) और (c) ये कहते हैं कि राज्य आर्थिक समानता के प्रयास करेगा। अब देखिए यहां से किस प्रकार से बात शुरू होती है। पहली बात, समानता का अधिकार कहता है कि भारत के सभी नागरिक समान होंगे। मूल अधिकारों में हमें इस चीज का उल्लेख मिलता है। हमारे मूल अधिकारों का कहीं पर भी अगर हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, न्यायालय में जाकर डिमांड कर सकते हैं। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए रखे गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की मांग के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें नीति निर्देशक तत्व जो अपने संविधान में उल्लेखित है उनके अनुसार हमारा जो अधिकार वगैरह है इन सबको लागू किया जाए। जहां नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि राज्य में आर्थिक समानता हो, वहीं आपका अनुच्छेद 31 कहता है कि राज्य जो हैं आपको संपत्ति का अधिकार देता है। अब देखिए यहां से आगे क्या होता है। दूसरा, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 13।
ये जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 कहता है कि आप फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। अब इसमें 3 क्लोज मिलते हैं, 13A, 13B और 13C। 13A में ये लिखा हुआ है कि संविधान से पहले जो कानून बने हुए हैं, अगर वो मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो वो समाप्त माने जाएंगे। 13B और 13C में भी कुछ ऐसा ही है, हम ज्यादा इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। अब देखिए इससे आगे बातें कैसे स्टार्ट होती। तात्कालिक समय में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दूरदर्शिता से काम में ली। बातें शुरू होती है वर्ष 1951 से। 1951 में मद्रास में एक मामला आता है, चंपकम दोराइजन वर्सेस मद्रास स्टेट। और चंपकम दोराइजन का जो मामला था वो आर्थिक असमानता का था। इसी 1951 में भारत सरकार लैंड रिफॉर्म चालू करवाती है, अर्थात भूमि सुधार। जैसा कि जो जमींदार या जागीरदार वर्ग था, इस जमींदार या जागीरदार वर्ग के पास में जमीन का अधिकांशतः हिस्सा हुआ करता था। इनसे जमीनें लेना चालू किया गया और जमीनें लेकर एक जो भूमिहीन लोग थे, इन भूमिहीन लोगों को जमीनें देना स्टार्ट किया गया। जैसे ये मामला सामने आता है, ये मामला सामने आते ही ये जो जमींदार या जागीरदार वर्ग है, ये आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) इन दोनों संविधान के जो अनुच्छेद हैं, इन दोनों अनुच्छेदों को लेकर सीधा कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटा देते हैं कि आप मूल अधिकारों में हमें संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं, हमारी जमीन हमारी संपत्ति है, आप हमें उससे दखल बेदखल कैसे कर सकते हैं, उसको छीन कैसे सकते हैं। वहीं चंपकम दोराइजन वाला जो मामला था शैक्षिक असमानता का, वो और तूल पकड़ते जा रहा था। नेहरू जी के लिए दोनों चीजें गले की फांस बन गई थी। नेहरू जी ने सोचा अब क्या किया जाए, तो नेहरू जी इसी वर्ष 1951 में एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और यहां से भारतीय संविधान का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1931 ये सामने रखा जाता है। और पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में नेहरू जी इतना सेफ खेले कि जमींदारों को एक सिग्नेचर में निपटा दिया। कैसे, समझिए। 1951 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक बात आती है कि आर्टिकल 31 में इन्होंने संशोधन किया और 31A और 31B जोड़े। 31A में यह बात लिखी गई कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपकी संपत्ति छीन सकता है। दूसरी 31B में यह बात लिखी हुई है कि राज्य आपकी संपत्ति लोक हित में छीन सकता है, न कि व्यक्तिगत हित में। और अगर राज्य आपकी संपत्ति छीनता भी है तो उसके बदले राज्य आपको कोई ना कोई मुआवजा देगा। पहली बात। दूसरी बात, चंपकम दोराइजन वाले मामले को निपटाने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया और 15(4) और 31A और B इन दोनों को जोड़कर सरकार ने एक नई अनुसूची जोड़ दी और नई अनुसूची जो जोड़ी वो थी 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची जोड़कर सरकार ने इस 9वीं अनुसूची में डाले गए जितने भी सारे संविधान संशोधन या जो भी अधिनियम या कानून कायदे थे, उन सारे कानून कायदों को 9th शेड्यूल में डालने का मतलब कि अब आप इनके विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरी एक बात, यहां से एक बात और आती है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकेगा। ये सारा मामला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान एक लैंडलॉर्ड सामने आते हैं और वो जो लैंडलॉर्ड आए उनका नाम था, एक मिनट, ये रहे, ये जो पीछे मेरे आप जो फोटो देख पा रहे हैं इनका नाम है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1955। शंकरी प्रसाद देव सिंह का फोटो देख पा रहे हैं। ये जो मामला था, इस मामले में एक बात सामने आती है। शंकरी प्रसाद देव सिंह के मामले में पहले संविधान संशोधन को चुनौती पेश कर दी गई, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चुनौती पेश कर दी गई। और दूसरी बात, पहले संविधान संशोधन में जो 31A और 31B में जो चीजें जोड़ी गई थी,
उनको चुनौती पेश कर दी गई और यहां से बात कही गई कि आप, पहली बात, आर्टिकल 13 के तहत आप संविधान में मूल अधिकारों में आप संशोधन ही नहीं कर सकते, और अगर आपने अनुच्छेद 368 का सहारा लेते हुए कहीं पर संशोधन किया है तो आप उसको आर्टिकल 13 के तहत कानून का दर्जा दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 शब्दों में अपना फैसला निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत सरकार के पास इतनी पावर है कि सरकार जब चाहे जैसे चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है। और शंकरी प्रसाद जो देवी सिंह थे, इनका जो मामला है, इनका मामला जगह की जगह ही रह जाता है। एक बार के लिए ये जो लैंड रिफॉर्म का मामला जो चल रहा था वो सारा यथावत तरीके से चलता रहा। आगे देखिए फिर क्या होता है। बात आती है वर्ष 1964 की। 1964 में भारतीय संविधान में एक और संविधान संशोधन आता है, 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2 स्टेट में लैंड रिफॉर्म होते हैं, एक राजस्थान और दूसरा एक आता है पंजाब। इन दोनों राज्यों के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट थे, इन लैंड रिफॉर्म एक्ट को पारित करके इनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब सीधा सा आपने पहले भी जिक्र किया है कि आप इन पर किसी प्रकार से वाद विवाद नहीं कर सकते। तात्कालिक समय के राजस्थान और आज के मध्य प्रदेश के एक राजा थे जिनका नाम था सज्जन सिंह, जो आप फोटो देख पा रहे हैं। ये जो सज्जन सिंह है, सज्जन सिंह राजस्थान सरकार के विरुद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान सरकार। और कोर्ट के सामने ये जो मामला है, ये मामला आता है वर्ष 1955 में। सज्जन सिंह बड़े लैंडलॉर्ड थे। सज्जन सिंह का मामला कोर्ट में चलता है। कोर्ट में चलने के बाद में इसका फैसला आता है और फैसले में सरकार ने जो शंकरी प्रसाद देव सिंह का जो मामला था, उसका जो फैसला था ठीक वैसे ही बरकरार रखा। सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हालांकि विशेषज्ञ यहां पर एक बात बताते हैं कि ये सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान सरकार के मामले में एक बार मूलभूत ढांचे की बात जरूर उठी थी कि बेशक सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे का ध्यान रखा जाए। इसी दौरान एक और घटनाक्रम घटित होता है। इसी 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत का एक राज्य है जिस राज्य का नाम है पंजाब, और पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जालंधर। और जालंधर में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेनरी गोलकनाथ। ये जो हेनरी गोलकनाथ हैं, हेनरी गोलकनाथ की लगभग 500 एकड़ जमीन पंजाब सरकार जब्त कर लेती है और एक नया वाद खड़ा होता है, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। और ये जो मामला आता है, ये मामला आता है 1967 में। अब देखिए गोलकनाथ वाले मामले में क्या होता है। हेनरी गोलकनाथ का जो मामला है ये कोर्ट में जाता है। अब इस गोलकनाथ वाले मामले को समझने के लिए हमें तात्कालिक समय की स्थिति को थोड़ा सा देखना चाहिए कि उस समय राजनीतिक परिदृश्य किस तरीके से घटित हो रहा था। मैं ज्यादा राजनीति की बातें या समसामयिक घटनाओं की उस समय की बातें नहीं करूंगा, संक्षेप में अपने लिए जो चीजें काम की। तात्कालिक समय में भारत की जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय कांग्रेस की चल रही आंतरिक कलह से परेशान थी और सरकार कुछ सॉलिड अवस्था में नहीं थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, सरकार में जाहिर सी बात है कुछ उठापटक चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट सरकार की बारी बारी में दखल अंदाजी से परेशान हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट को यह साबित करने का एक मौका चाहिए था कि जिससे सुप्रीम कोर्ट साबित कर सके कि सरकार सर्वोपरि या संसद सर्वोपरि नहीं है, कानून या संविधान सर्वोपरि। और ये जो मौका था गोलकनाथ वाला मामला, ये उस समय का सबसे परफेक्ट मौका था। तात्कालिक समय में भारत के चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था के सुब्बाराव।
के सुब्बाराव के नेतृत्व में 11 जजों की एक बेंच का गठन किया जाता है और 11 जजों की इस बेंच का गठन करके गोलकनाथ मामले की सुनवाई की जाती है। जिन 11 जजों के तहत मामला सुना गया, ये जो फैसला आता है इसका 6:5 में 6 न्यायाधीश जो सरकार के विरुद्ध थे और 5 जो न्यायाधीश थे वो सरकार के फेवर में थे। फैसला जो आता है वो बड़ा रोचक था। पहला फैसला आता है कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से सीधे तौर पर इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। और जैसे ही ये फैसला आता है, पहले का भले शंकर प्रसाद देव सिंह वाला मामला हो या सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार वाला मामला हो, जमींदारों ने चैन की सांस ली। फिर एक बात और सामने आती, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकेगा, जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और एक तरीके से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का फैसला इस तरीके से आने का मतलब तात्कालिक समय की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, उसके मुंह पर एक तरीके से तमाचा था। दिन प्रतिदिन बढ़ती उठापटक गोलकनाथ मामले के फेल होने के बाद में इंदिरा गांधी ने बैक टू बैक 2 मामले और उठाए। पहला एक मामला आता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे इंदिरा गांधी की मंशा कुछ अलग तरीके की थी, हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार ने जैसे ही काम किया, तात्कालिक समय के एक धनाढ्य व्यक्ति थे जिनका नाम था आरसी कूपर। आरसी कूपर उस समय के फेमस वकील नानी पालकीवाला को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार जगह के लिए रोक दिया जाता है। फिर दूसरी बात आती है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स मैं सीधे से शब्दों में समझाऊं तो भारत के एकीकरण के समय ऐसी देशी रियासतें जिनको एक विलय पत्र के माध्यम से भारत संघ में शामिल किया गया था, और संघ में शामिल करने के समय उन सरकारों को, उन राजाओं को बोला गया था कि आपके पॉकेट मनी के लिए हम आपको एक निश्चित अमाउंट देते रहेंगे जिससे आपकी जीवनचर्या चलती रहेगी। ये था प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स का मैं राजस्थान के संदर्भ में एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा एकीकरण के समय लगभग। तो दूसरा जो प्रीवी पर्स था, प्रीवी पर्स वाले मामले पर तात्कालिक समय के ग्वालियर, अभी के ग्वालियर जो कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके जो पिता है माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया उसी जस्टिस नानी पालकीवाला को लेकर पहुंच जाते हैं और एक बार के लिए प्रीवी पर्स को जगह की जगह ही रोक दिया जाता है। इंदिरा गांधी बैक टू बैक 3 मामलों में फेल हो चुकी थी। पहला गोलकनाथ वाला मामला, दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तीसरा प्रीवी पर्स का मामला। प्रीवी पर्स के बारे में आप अगर कभी ज्यादा विस्तार से देखें तो किसी एक निजी चैनल को मेवाड़ के जो अभी के युवराज हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, उनका एक इंटरव्यू दिया हुआ है जिसमें उन्होंने प्रीवी पर्स के बारे में बहुत खुलकर बातें की है। अब देखिए यहां से आगे क्या होता है। जब ये इंदिरा गांधी के सामने बैक टू बैक 3 असफलताएं सामने आती है इंदिरा गांधी की खोपड़ी की शक्ति, और जो आम चुनाव 1972 में होने वाले थे, इंदिरा गांधी उन आम चुनावों को 1971 में करवा लेती और 1971 में इंदिरा गांधी जनता के सामने जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक फेमस नारा गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी इसी समय देती है। जनता के सामने जाकर रखती है कि मैं प्रीवी पर्स हटाना चाहती हूं, भारत के लोगों का जो पैसा है वो भारत के लोगों की योजनाओं पर लगे, मैं चंद लोगों की पॉकेट में इस पैसे को नहीं डालना चाहती क्योंकि ये संचित निधि पर एक बहुत बड़ा भार है। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कि मैं चाहती हूं कि भारत का हर एक आम व्यक्ति बैंकिंग सुविधा से जुड़े। इंदिरा गांधी जनता के सामने जाकर अपना जो दुविधाएं थी उन दुविधाओं को, कांग्रेस की फूट वगैरह, इन सब चीजों को सामने रखती है। जनता ने इंदिरा गांधी को एक बहुत मजबूत सरकार दी। आई थिंक 352-353 के आसपास सीटें मिलती है और एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन होता है। जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन हुआ, जो इंदिरा गांधी इतने समय तक शांत प्रवृत्ति से बैठी थी, वो इंदिरा गांधी अब यहां पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए तैयार है।
हालांकि आगे जो मैं आपको कुछ संवैधानिक संशोधन बताने वाला हूं, उन संवैधानिक संशोधनों में हमारे केवल एक काम का है इस केस को समझने के लिए, लेकिन हम नॉलेज के लिए मैं 4-5 जितने भी हैं एक एक करके सबको समझा देता हूं। देखिए, पहला एक संविधान संशोधन आता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। आप इंदिरा गांधी की ताकत का अंदाजा इस 24वें संविधान संशोधन से लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन सिर्फ इस वजह से पारित करवाया था कि इनको गोलकनाथ वाले मामले को बदलना था। इंदिरा गांधी ने 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान के 2 अनुच्छेदों में फेरबदल करवाया। पहला अनुच्छेद 13(4) और दूसरा अनुच्छेद 368(3). इन दोनों में संशोधन करवाकर यह बात लिखवा दी गई कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकेगा जो उनको गोलकनाथ वाले मामले में मिला हुआ था। तीसरी बात, अगर संसद की ओर से कोई भी अधिनियम पारित होता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से ना नहीं कर सकता। यह था 24वां संविधान संशोधन। फिर बात करते हैं 25वें संविधान संशोधन के। आप एक एक चीज ध्यान से समझना कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से मामलों को निपटाया। 25वें संविधान संशोधन का मूल जो मुद्दा था वो बैंकों के नेशनलाइजेशन का था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का था। देखिए होता क्या, 25वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने एक जबरदस्त खेल किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप सरकार अगर आर्थिक समानता का प्रयास करती है अनुच्छेद 39(b) और (c) के तहत, तो आप अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 इन 3 का सहारा लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे। और दूसरी बात, अनुच्छेद 13(b) में संशोधन करवाकर जहां पर मुआवजे वाली बात लिखी हुई थी, 31 में सॉरी, वो जो मुआवजे वाली बात थी उस जगह प्रतिकर शब्द को हटवाकर वहां एक राशि शब्द लिख दिया गया। सीधे शब्दों में अगर अपन समझे तो अब सरकार आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देगी। यह था आपका 25वां संविधान संशोधन। 26वें संविधान संशोधन के तहत सरकार प्रीविपर्स का जड़ से खात्मा कर देती है। प्रीविपर्स वही जो हमने पहले बातें की है। 27वें और 28वें के बारे में मैं आपको जनरली बता देता हूं। 27वां जो संविधान संशोधन था, यह 27वां संविधान संशोधन जो केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेशों में जो वहां के प्रशासक थे उनको कुछ विशेषाधिकार देने से संबंधित था। वहीं 28वां जो संविधान संशोधन है, 28वें संविधान संशोधन में जितने भी सारे आईसीएस अधिकारी थे, उन आईसीएस अधिकारियों पर जो उनको विशेषाधिकार मिले हुए थे उनको हटाकर संसद की उन पर जो प्रभाव है या संसद के जो कानूनन चीजें हैं उनको लागू कर दिया गया। अब अपन बात करते हैं जो अपने लिए उपयोगी संविधान संशोधन है उसके बारे में। देखिए, अब यहां से बात आती है 29वें संविधान संशोधन के। 1972 19वें संविधान संशोधन के तहत सरकार केरल राज्य द्वारा किए गए 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाल देती है। और जैसे ही इनको 9वीं अनुसूची में डाला गया, यहीं से आपका केशवानंद भारती वाद तैयार होता है। होता क्या है, आप कुछ चीजें समझिए। एक बार के लिए थोड़ा सा मैं एक फोटो दिखा दूं आपको केशवानंद भारती वाला। देखिए, ये है आपके केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वाद किस तरीके से अपने सामने आता है समझना। ये केशवानंद भारती है। एक एक चीज समझना।
केरल राज्य में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कासरगोड या कासरगेड, और इस कासरगेड नामक जिले में एक मठ पड़ता है जिस मठ का नाम है एडनीर मठ। ये जो एडनीर मठ है, एडनीर मठ आता है शंकराचार्य मतानुयायियों का। केरल सरकार ने क्या किया, वर्ष 1969 में लैंड रिफॉर्म एक्ट जारी किया और इसमें दो इन्होंने एक्ट बनाए, और इन दोनों एक्ट के माध्यम से जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े जो भूमि के मालिक थे, उनकी जो जमीनें हैं, उनकी जमीनें सरकार ने लेना सुनिश्चित कर लिया। इसी समय एडनीर मठ जो है, एडनीर मठ के जो मठाधीश हैं ये हैं केशवानंद भारती। दो बातें केशवानंद भारती के बारे में जान लेना। 1940 में इनका जन्म हुआ था और ये जब 7 वर्ष के थे उस समय देश आजाद हो गया था। 1959 में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और वर्ष 1961 में ये एडनीर मठ के मठाधीश बन गए थे। अभी इनको मठाधीश बने कुछ 5-7 साल हुए थे। इसी दौरान 1969 में ये इनका जो एडनीर मठ है, एडनीर मठ का सारा जो शासन, प्रबंधन, संचालन जो भी था, इनकी जो संपत्ति थी, एडनीर मठ कोई छोटी जगह नहीं थी। एडनीर मठ काफी विशाल भूभाग में फैला हुआ था और इसके अधीन काफी सारे स्कूल, कॉलेजेज वगैरह कई सारी संस्थाएं काम करती थी। तो एडनीर मठ का जो प्रबंधन है, वो प्रबंधन इनसे केशवानंद भारती जी से ले लिया जाता है। जैसे इनसे लिया गया, 1970 में ये केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं जाकर। बोला अनुच्छेद 32 के तहत मेरे जो मूल अधिकार हैं, मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। जब केरल हाईकोर्ट में ये बातें चली रही थी कि इसी समय इनके गले की फांस बनकर आता है 29वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत केरल के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट थे 1969 में बने हुए, उनको सरकार 9th शेड्यूल में डाल देती है, 9वीं अनुसूची में डाल देती है। ना चाहते हुए भी केशवानंद भारती की जो संपत्ति थी वो सारी संपत्ति सरकार के हिस्से में चली जाती है। अब केशवानंद भारती केरल हाईकोर्ट का तो पीछा छोड़ते हैं और यहां से अपने जितने भी सारी फाइलें, पोथियां जो भी थी, उन सब को उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर कूच करते हैं। इस समय केशवानंद भारती को दरकार थी एक ऐसे वकील की जो इनके मामले को बहुत मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध रख सके। केशवानंद भारती की खोज पूरी हुई और वही वकील जिसने पहले के 2-3 मामलों में इंदिरा गांधी की सरकार को घुटनों के बल पर लाकर खड़ा किया था, वही वकील केशवानंद भारती हायर करते हैं। वकील का नाम था नानी पालकीवाला। ये रहे, अपोजिशन में है इंदिरा गांधी। मेरे हिसाब से मैं यूं मान के चलूंगा, अगर इंदिरा गांधी अपने कैरियर में के कामराज या मान लो मोरारजी देसाई के अलावा अगर तीसरा चौथा कोई आदमी था जिससे इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा परेशान हुई थी, वो नानी पालकीवाला थे। नानी पालकीवाला पारसी समुदाय में पैदा हुए थे। बचपन में थोड़ा हकला कर, तुतला कर बोलते थे। इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया। एमए करने के बाद में सपना था लेक्चरर बनने का। अब लेक्चरर बनने के लिए अप्लाई किया, दुर्भाग्य देखिए, जिस जगह इनको सेलेक्ट होना था उस जगह कोई और लड़की को सेलेक्ट कर लिया गया। अब लड़की को सेलेक्ट करने के बाद में नानी पालकीवाला वकालत की ओर रुख करते हैं। वकालत की ओर रुख किया, वकालत की, और वकालत करने के बाद में भारत के मशहूर वकीलों में शुमार हुए। बताया जाता है कि नानी पालकीवाला, जिस लड़की ने इनकी जगह लेक्चरर की सीट ली थी, नानी पालकीवाला कई बार उस लड़की को डिनर पर लेकर जाते थे, उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। अच्छा किया कि उस दिन आप लेक्चरर बने, अगर मैं लेक्चरर बन जाता तो मैं ये जहां आज मैं हूं वहां मैं नहीं हो पाता। ये वही नानी पालकीवाला है जिसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण में हो, भले प्रीवी पर्स के मामले में हो, इंदिरा गांधी सरकार को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था। नानी पालकीवाला केशवानंद भारती के मामले को हाथ में लेते हैं। एक और मजे की बात, केशवानंद भारती और नानी पालकीवाला का जब तक ये केस चला, ये दोनों व्यक्ति कभी आमने सामने नहीं हुए थे, एक दूसरे से मिले नहीं थे। अब समझते हैं कि केशवानंद भारती की पृष्ठभूमि यहां से शुरू होती है कि नानी पालकीवाला सुप्रीम कोर्ट में किन किन आर्टिकल को चैलेंज करते हैं। देखिए, अब यहां से समझिए, ये आता है आपका
एक मिनट। केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब देखिए कैसे कैसे करके मामला स्टार्ट होता है, समझिए एक एक चीज। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक निर्णय लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के भारत की सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच, जिसमें 13 न्यायाधीशों को शामिल किया गया, यह भारतीय न्यायिक इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच, 13 न्यायाधीशों को शामिल किया गया केशवानंद भारती का जो वाद था इसको सुनने के लिए। केशवानंद भारती की ओर से जो वकील थे वो वकील थे नानी पालकीवाला। केरल सरकार की ओर से जो वकील आए थे, केरल राज्य की ओर से, उन वकील का नाम था SM सिरवई, ऐसे करके था सिरवई। दूसरी बात, इस मामले की लगभग 68 दिन तक सुनवाई चलती है। 100 से ज्यादा केस सिर्फ इस वजह से साइडलाइन कर दिए गए थे कि केशवानंद भारती वाद पर बहस हो रही। इस केस का फैसला सुनाने के लिए 70 से ज्यादा देशों के संविधान का एनालिसिस किया गया। एक मजे की बात, केस इतना मजेदार, मान लीजिए इतना महत्वपूर्ण था कि इस केस को सुनने वाले एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था HM बेग। HM बेग को 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। HM बेग को 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। अब बात करते हैं अपन, नानी पालकीवाला ने किन किन आर्टिकल को सरकार के विरुद्ध रखा था, सरकार के अपोजिशन में रखा था कि सरकार ने ये काम गलत किया। पहली बात, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 31 और साथ ही साथ 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं क्या क्या था। 29वें संविधान संशोधन 1972 के तहत केशवानंद भारती की मठ का प्रबंधन और जो इनकी संपत्ति थी वो इनसे छीन ली गई थी। अनुच्छेद 25 आपको किसी भी धर्म को निर्बाध या अबाध रूप से आचरण करने मानने के लिए स्वतंत्रता देता है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार। अनुच्छेद 26 आपको किसी भी धार्मिक संस्थान का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता या आपको अधिकार देता है। और अनुच्छेद 31 आपको संपत्ति का अधिकार देता है। ज्यादातर अगर अपन बात करें तो केशवानंद भारती ने इस अनुच्छेद 26 को कोट किया था। अब बात करूं मैं आपसे इन 13 जजों की जो काउंसिल बैठी थी, इस काउंसिल के बारे में मैंने इसका एक फोटो भी रखा है, आइए देखिए, ये रहा, ये है आपकी केशवानंद भारती, ये है जस्टिस SM सीकरी। SM सीकरी का 25 अप्रैल 1973 को रिटायरमेंट था और SM सीकरी रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे कि जिसके आधार पर ये जनता को बताकर जाएं कि एक जाता हुआ न्यायाधीश क्या कुछ कर सकता है। नंबर 2 थे JM सेलेट, KS हेगड़े, AN ग्रोवर, PJ रेड्डी, HR खन्ना और BK मुखर्जी। नीचे वाले वकीलों, ये न्यायाधीशों की इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है नहीं, इनमें आप एक को ध्यान में रख लेना, जस्टिस AN रे, अजीत नाथ रे, ये अपने लिए थोड़े से काम किया। अब साथियों दिन आता है, वो एक और इमेज मिलेगा आपको इसमें, देखना, ये 7 न्यायाधीश हैं। इंडियन एक्सप्रेस के उस समय की खबर है, सुप्रीम कोर्ट बिगेन्स भारती केस रिव्यू, ऑब्जेक्शन बाय पालकीवाला। ठीक है, अब देखिए यहीं पर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इसका फैसला आता है। अब जवानों वो ऐतिहासिक दिन आता है 24 अप्रैल 1973 और 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती का फैसला लगभग 703 पेज के जजमेंट में प्रस्तुत करता है।
एक भारी भरकम फाइल 703 पेज की फैसले के तौर पर बाहर रखी जाती है। पहली बात आती है केशवानंद भारती केस हार जाते हैं। केशवानंद भारती से एडनीर मठ का जो प्रबंधन वगैरह था वो सारा छीन लिया जाता है। एडनीर मठ की जो प्रॉपर्टीज थी वो केरला सरकार, तात्कालिक समय में वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, सी अच्युता मेनन ऐसे करके सरकार में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर थे शायद, तो उनकी जो सरकार थी उन्होंने इनसे ये चीजें ले ली। अब आप समझिए, बेशक केशवानंद भारती केस हार गए, लेकिन केशवानंद भारती ये तय करके चले गए कि भारतीय संविधान से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। केशवानंद भारती मुकदमा हारे, लेकिन भारतीय संविधान को इतना पीक पर लेकर चले गए कि जहां अगर आप मान लो आज भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, भारतीय न्याय के जुडिशियल सिस्टम के बारे में अगर आप कहीं पर भी थोड़ा बहुत, या फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानने के इच्छुक हैं, तो आपको केशवानंद भारती केस जरूर पढ़ना होता है। दूसरी बात आती है कि सरकार अनुच्छेद 368 का उपयोग करते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। सरकार ने पूछा कि भाई ये मूलभूत ढांचा है क्या, कि आप संविधान में संशोधन करते रहो, जैसे जैसे समय आएगा वैसे हम बताते रहेंगे। मैं जनरली अपनी समझ के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य है, तो ना लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करते ना गणतंत्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, तो बेसिक स्ट्रक्चर की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस समय कोई परिभाषा नहीं दी। तीसरी बात, संविधान ही सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है। भारतीय संविधान का जो चरित्र है वो चरित्र धर्मनिरपेक्ष है। और तो और केशवानंद भारती वाद के तहत जब यह फैसला आता है, संविधान संशोधन 25, 26, 24, इन तीनों को सही मान लिया जाता है। और ये जो फैसला आया, ये फैसला 7:6 के रेशियो में आया था। अब देखिए, यहां से ये फोटो मैंने इसी वजह से रखा था। ये 7 वो वकील हैं जो सरकार के विपक्ष थे, अर्थात मेजोरिटी ये थे, और माइनॉरिटी में ये 6 जज थे, सॉरी, ये ऊपर वाले 7 जज। अब देखिए, भारतीय न्यायिक इतिहास का एक ऐसा कुकृत्य जो इंदिरा गांधी को एक तानाशाह के रूप में यह न्यायिक व्यवस्था को भंग करने के तौर पर देखा जा सकता है। होता क्या है कि भारत के जितने भी चीफ जस्टिस हैं, उन चीफ जस्टिस के बनने की एक प्रक्रिया है कि जो सीनियर हैं उन्हीं को बनाया जाता है। नेहरू जी के समय एक घटना घटित होती है। भारत के जो सीजेआई थे वो थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया के बाद में पतंजलि शास्त्री को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन नेहरू जी की और पतंजलि शास्त्री की बात नहीं बनती थी। तो नेहरू जी बी.एन. मुखर्जी नाम के एक और न्यायाधीश थे, उनको चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। नेहरू जी ने बी.एन. साहब का नाम सामने रखा। यूनिटी की बात तब आती है जब नेहरू जी के समक्ष जितने सारे न्यायाधीश थे, इवन बी.एन. मुखर्जी सहित सारे न्यायाधीशों के इस्तीफे नेहरू जी के पास पहुंचा दिए जाते हैं। आप जानो, आपका काम जाने। नेहरू जी को झुकना पड़ा, पतंजलि शास्त्री चीफ जस्टिस बने, और उसके बाद में बी.एन. मुखर्जी का जब नंबर आया तब वो बने। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं देखने को मिली। इंदिरा गांधी ने 25 अप्रैल के दिन एक बात अनाउंस की कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश अजीत नाथ रे होंगे, और इंदिरा गांधी की कृपा दृष्टि से बने अजीत नाथ रे ने आपातकाल के समय एक तरीके से अगर अपन देखें तो न्यायिक व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने जैसा कार्य किया था। अजीत बेशर्मी की हद तब हो जाती है जब अजीत नाथ रे ने 1975 में केशवानंद भारती वाद का जो मामला था, इस मामले को बदलने के लिए अजीत नाथ रे ने 13 जजों की एक और बेंच का गठन किया। लेकिन नानी पालके वाला अभी यही,
नानी पालके वाला वापस आकर खड़े हो जाते। और नानी पालके वाला जैसे आकर खड़े हुए, और तो और जो 13 न्यायाधीश थे, उन 13 न्यायाधीशों के अंतरात्मा ने इस बात का जवाब दिया कि ये एक बुरी मनसा से गठित बेंच है, और अगर हम इस बुरी मनसा के साथ अगर न्यायिक खिलवाड़ कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपस में ये जो 13 न्यायाधीश थे, इनकी बेंच ऑटोमेटिक ही भंग हो जाती। अब चलते चलते मैं एक बात आपको इनके बारे में और बता देता हूं। नानी पालकीवाला के, नानी पालकीवाला को भारत का राजदूत बनाया गया था अमेरिका में। तात्कालिक समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिम्मी कार्टर। जिम्मी कार्टर की मां थी लिलियन कार्टर। लिलियन कार्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत रही हुई थी, बंबई, और कोल्हापुरी जूतियां उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। तो भारत के राजदूत नानी पालकीवाला से लिलियन कार्टर कहती है कि आप मुझे कोल्हापुरी जूती ला कर दीजिए। नानी पालकीवाला ने कहा कि मैं किस नाप से लेकर आऊंगा। तो नानी पालकीवाला राजदूत का ओहदा भूलकर लिलियन कार्टर के पैरों में झुककर नाप लेना चालू करता। सडनली वहां पर एक कोई फोटोग्राफर था, वो फोटोग्राफर उस फोटो को क्लिक करता है, और उस फोटो ने इतना बवाल मचाया कि नानी पालकीवाला को यूएस से बुलाना पड़ा। नानी पालकीवाला को लाकर पूछा गया, भाई मामला क्या है? नानी पालकीवाला ने कहा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है, और अगर मेरे को आगे कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं कभी चूकूंगा नहीं इस मामले में। ये था नानी पालकीवाला जैसे वकील। केशवानंद भारती की मृत्यु 2020 में हुई है। 2-3 बातें हमें और जान लेनी चाहिए। क्रिकेट के गॉड सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जन्म भी 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। दूसरी बात, पंचायती राज को कानूनन दर्जा 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था। तो साथियों, ये था 24 अप्रैल का एक ऐतिहासिक महत्व, और इस ऐतिहासिक महत्व में हमने बड़े ही सरल और सभ्य से शब्दों में हमने केशवानंद भारती वाद को समझने का प्रयास किया है। कुछ चीजें जो भारतीय राजनीति के बारे में भी हमें जाननी चाहिए, हमने जानने का प्रयास किया है। आप तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।